विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में आप क्या देखने वाले हैं? तो आने वाले हम लोग 20 से 25 मिनट में जो देखने वाले उसको मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं। आइडियल गैस, डाल्टन लॉ, पार्शियल प्रेशर, आदर्श गैस, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो जब हम आदर्श गैस को पढ़ते तो आपको सबसे पहले बायल का नियम पढ़ना होगा। बायल के नियम के बाद तुरंत आपको चार्ल्स का नियम भी हम लोग देखेंगे वीडियो लेक्चर में आगे। चार्ल्स के नियम के बाद में हम लोग देखेंगे एवोगैड्रो का नियम क्या होता है। एवोगैड्रो के नियम के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगा विभिन्न परिस्थितियों में गैसों का दाब। फिर गैलुसेक का नियम क्या होता है, और गैलुसेक के नियम के बाद तुरंत आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा आदर्श गैस समीकरण, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, यानी कि पीवी बराबर एनआरटी, यानी पीवी इक्वल टू एनआरटी। और इसके तुरंत बाद आपको पढ़ने को मिलेगा आर की डिफरेंट वैल्यू जो यहां पर दी हुई है, जो कि आपकी परीक्षा में आ सकती है, जिसको आपको नोट डाउन करना होगा। आर की यूनिट ऊर्जा मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और उसके बाद डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम ये कहता है कि जब हम ये कहते हैं कि इसमें सिर्फ वही गैसें पार्टिसिपेट करेगी जो केमिकल रूप से इनर्ट है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में नहीं होती है। और डाल्टन का आंशिक दाब के नियम के बाद ग्राहम का विसरण नियम आता है, जो स्पेशली गैसों पर लागू होता है। और इसके तुरंत बाद हम लोग देखेंगे लगभग 8 से 10 प्रकार के एमसीक्यू जो हमारे आदर्श गैस समीकरण और डाल्टन के नियम से संबंधित है। तो विद्यार्थियों, हम चलते हैं सीधे, ये जो देख रहे थे शॉर्ट में, इसको फुल लेंथ वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग थर्ड टॉपिक यूनिट नंबर 16 का डिस्कस करने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025, विषय मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का जो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है, उसकी यूनिट नंबर 16 यानी यूनिट नंबर 16। यूनिट नंबर 16 जो दी हुई है वो स्टेट ऑफ मैटर एंड केमिकल काइनेटिक, पदार्थ की अवस्था और रासायनिक गति की। तो साथियों, इससे पहले हम लोग पदार्थ की अवस्था को डिस्कस कर चुके हैं, स्टेट ऑफ मैटर की बात हो चुकी है। इसका वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराणविक बलों के प्रकार, ये 6 प्रकार के होते हैं। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पूरा वीडियो लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम आज बात करने वाले हैं आदर्श गैस, आइडियल गैस, डाल्टन लॉ एंड पार्शियल प्रेशर। तो सभी टॉपिक्स का 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर लेकर आ रहे हैं। तो आइडियल गैस, डाल्टन लॉ एंड पार्शियल प्रेशर, आदर्श गैस, डाल्टन लॉ का आंशिक दाब का नियम, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करने वाले। तो कुछ लगभग 8 से 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तो साथियों, हम चलते हैं गैसों के नियम की तरफ। गैस के नियम कौन कौन से हैं? तो देखिए, गैसों के जो नियम है, टोटल यहाँ पर 6 नियम होते हैं गैसों के। कितने? 6 लॉ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, गैसों के 6 नियम है। अब विद्यार्थियों, गैसों के 6 नियम कौन कौन से? तो देखिएगा, आप देखिएगा, पहला नियम होता है चार्ल्स का नियम। सबसे पहला नियम होता है चार्ल्स का नियम। दूसरा होता है बायल का नियम। कौन सा होता है? बायल का नियम। तीसरा होता है गैलुसेक का नियम, और इस गैलुसेक को नियम दाब का नियम भी कहा जाता है। कौन सा? दाब का नियम। अगला होता है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। अगला होता है ग्राहम का विसरण नियम। कौन सा? ग्राहम का विसरण नियम। और अगला होता है एवोगैड्रो का नियम। ये याद रखिएगा, गैसों के टोटल 6 नियम दिए गए जो गैसों से रिलेटेड है। टोटल कितने? 6 लॉ है, जो आपको स्क्रीन पर जिनके नाम दिखाई दे रहे हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इन लॉ से। हम लोग कुछ जो लॉ है उसमें आइडियल गैस यानी आदर्श गैस कहां से जनरेट हुई है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लेकर आता हूं आपको स्क्रीन पर बायल के नियम की तरफ। इसको आप नोट कर लीजिएगा। बायल का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो विद्यार्थियों, यहां बात क्या दे रखी है? यहां पर जो महत्वपूर्ण बात बता रखी है वो ये वाली बात है। क्या है यहां पर? क्या है इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, मतलब T को क्या कर दिया गया है? T को यहां पर आपके लिए स्थिर कर दिया गया है। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, ठीक है ना, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्री प्रोपोर्शनली 1/v लिख सकते हो आप। क्लियर? ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है? अतः स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के गुणनफल के सदैव स्थिरांक में होता है। ऐसा भी लिख सकते हैं। P स्थिरांक हो गया इंटू 1/v हो सकता है, तो PV कांस्टेंट हो जाएगा। अतः स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के गुणनफल के एक स्थिरांक होता है। ठीक है, इसको P1 V1 इक्वल टू के या P2 V2 इक्वल टू के हो जाएगा। और दोनों इक्वेशन को यदि हम बात करें तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा।
अगला नियम आता है जिसको बोलते हैं चार्ल्स का नियम। अब चार्ल्स क्या कहते हैं? चार्ल्स ये कहते हैं कि इस नियम को फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे चार्ल्स ने सन 1787 में प्रतिपादित किया। यह नियम स्थिर दाब पर, क्या कह रहा है? अभी तक थोड़ी देर पहले बायल का नियम किस पे था? स्थिर ताप पर। यह किस पर दिया हुआ याद रखना? स्थिर दाब पर। गैसों का आयतन पर ताप क्रम के प्रभाव को परिभाषित करता है। और चार्ल्स का जो नियम चालू हो रहा है वो क्या होगा? चार्ल्स का जो नियम है वो यहां पर मुख्य रूप से चालू हो जाएगा। ठीक है, अब चार्ल्स का नियम क्या कह रहा है? चार्ल्स के नियम को हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा यहां पर आता है, गैस के निश्चित मात्रा के लिए स्थिर दाब पर गैस का आयतन गैस के परम ताप के समानुपाती होता है। मतलब यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? V प्रोपोर्शनली T लिख रहे हैं। कब लिख रहे हैं? जब P हमने क्या कर दिया? स्थिर कर दिया। तो ये आपका कौन सा नियम हो गया? चार्ल्स का नियम। तो बायल का नियम आपने नोट कर लिया, चार्ल्स का नियम भी नोट कर लिया। क्लियर है? आगे चलते हैं। तीसरा नियम आ रहा है, तो यहां हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनली T। तो क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू के टी। प्रोपोर्शनली साइड आएंगे, समानुपाती हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? इसको V बाय टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V1 T1 इक्वल टू के, V2 T2 इक्वल टू के। तो V1 T1 इक्वल टू V2 T2 हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चार्ल्स का नियम तथा परम तापक्रम, ये जरूर याद रखना। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का आयतन परम तापक्रम के समानुपाती होता है तथा प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम वृद्धि पर यह अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले आयतन का 1/273 अर्थात 0.036 भाग बढ़ जाता है। ठीक है, तो यह वैज्ञानिक, यह रूल किसने दिया? जे चार्ल्स ने दिया। उसके बाद एक और लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो का लॉ। याद रखिएगा इसको भी। क्या कहता है? तो एवोगैड्रो का लॉ जो है वो यहां पर बात कहता है, देखो मेन बात मैं एवोगैड्रो की लेके आता हूं, फालतू बातें सब छोड़ लीजिएगा। ये समान तापक्रम व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये बात कह रहा है। मतलब क्या कह रहा है? समान तापक्रम पर, मतलब वो दाब पर। यहां पर क्या कर रहा है? टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को क्या किया जा रहा है? ध्यान रखना, स्थिर किया जा रहा है। क्लियर है? और फिर क्या कहा जा रहा है? वो कह रहा है कि V प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। याद रख लेना है ना। तो यहां क्या हो जाएगा? V प्रोपोर्शनली N हो जाएगा। और यदि किसी गैस के 1 मोल के सामान्य तापक्रम व दाब पर STP पर, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर अणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है, जिसे हम लोग एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। एवोगैड्रो संख्या किसे कहते हैं? तो यहां पर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, जिसे n से डिनोटेड करते हैं। क्लियर है? तो हमारा रूल अभी हमने क्या हो गया? V प्रोपोर्शनली n हो जाएगा, V समानुपाती n हो जाएगा, जहां पर T और P यानी ताप और दाब दोनों क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। क्लियर हो गया? ये n आप कैपिटल भी ले सकते हो, स्मॉल भी ले सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे V प्रोपोर्शनली n लिख दो या प्रोपोर्शनली n लिख दो, बात ही थी। अर्थात समान तापक्रम व समान दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये रूल जरूर याद रख लेना। ये बड़ा पूछ ले, कभी स्टेटमेंट आपसे पूछ ले कि भैया ये स्टेटमेंट किसका है, तो आपको याद रखना ये स्टेटमेंट एवोगैड्रो का है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं एवोगैड्रो की कंडीशन। अब देखो एवोगैड्रो ने क्या लिखा? विभिन्न परिस्थितियों में गैसों के मोलर आयतन। ये जरूर याद रखना। मानक ताप एवं दाब परिस्थितियों में पूर्व तथा वर्तमान में 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप एवं 1 वायुमंडलीय दाब माना जाता है। कब? STP को। इस परिभाषा के अनुसार STP पर आदर्श गैस का मोलर आयतन क्या हो जाएगा? बढ़कर 22.41 लीटर हो जाएगा। तो आपको STP की कंडीशन याद रखना। STP का मतलब मानक ताप एवं दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। क्लियर है? स्टैंडर्ड दाब होता है 1 वायुमंडलीय दाब। क्लियर है? और वॉल्यूम कितना होता है? तो वॉल्यूम 22.4 लीटर हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं STP की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है विद्यार्थियों? STP की। तो STP में T, P और V क्या है? तो T तो आपका हो जाएगा 273 केल्विन। P क्या हो गया? तो अभी हमने कहा 1 atm लिखा हुआ और वॉल्यूम 22.4 लीटर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा इस कंडीशन को। आगे, यदि मानक परिस्थितियों के लिए 0 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 1 बार दाब लिया जाए, चूंकि 1 बार दाब 1 atm से बड़ा होता है, 1 atm ज्यादा होता है,
तो इस प्रकार मोलर आयतन का मान आंशिक रूप से अधिक होकर मोलर आयतन यानी मोलर जो वॉल्यूम है गैसों का वो 22.4 लीटर से बढ़कर 22.7 लीटर हो जाता है। क्लियर है। अब एक और नियम आता है गैलुसेक का नियम, इसको भी याद रखिएगा जो भी मैंने आपको बताया था। अब आप बोलोगे सर अब टॉपिक तो यहाँ पर आदर्श गैस का था, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हो। तो देखो इसको आप इसलिए पढ़ना जरूरी क्योंकि यदि ये नहीं पढ़ेंगे तो आप आदर्श गैस को पता नहीं कर सकते। तो गैलुसेक का नियम, इसे जोसेफ गैलुसेक ने सन 1802 में प्रस्तुत किया था। यह नियम गैसों के स्थिर आयतन पर दाब और तापक्रम के मध्य संबंध को बतलाता है। तो देखना गैलुसेक किसके बारे में बात करता है, तो ये कह रहा है कि गैसों के स्थिर आयतन यानी आपको वॉल्यूम स्थिर करना है, दाब यानी प्रेशर को और तापक्रम के मध्य को संबंध बताता है ना। तो स्थिर आयतन पर आपने वॉल्यूम तो क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेशन को बताता है। क्लियर है। ताप और दाब के संबंध को बताता है। इसे हम क्या बोलते हैं, गैलुसाक का नियम कहते हैं। क्लियर है। और इसे चार्ल्स नियम का उपप्रमेय माना जाता है। ये नोट करके रखना कि चार्ल्स का उपप्रमेय किसे माना जाता है, तो गैलुसेक के नियम को चार्ल्स का उपप्रमेय माना जाता है। नोट डाउन कर लीजिए इस लाइन को। क्लियर है। अगर इस नियम के अनुसार तो स्थिर आयतन पर गैसों में दी गई मात्रा का दाब परम तापक्रम की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसमें कंडीशन होती है गैलुसेक में कि P प्रोपोर्शनली T हो जाता है। प्रोपोर्शनली हटाएंगे तो P इक्वल टू KT हो जाएगा, तो P बाई T इक्वल टू K हो जाएगा। और आखिरी में P1 P2 इक्वल टू T1 T2 में आ जाता है गैलुसेक का नियम। अब आप बोलोगे सर इतने सारे नियम होगा, अब आदर्श गैस की बात करते हैं। तो देखो आदर्श गैस जो है वो 3 नियमों का संयोजन है। कितने, 3, कौन कौन से, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगाड्रो का नियम। यदि हम तीनों नियम को आपस में संयुक्त कर लेते, जोड़ लेते हैं, तो हमारा कौन सा नियम बन जाता है, आदर्श गैस का नियम। तो आइडियल गैस इक्वेशन चूंकि हम बायल के नियम से स्थिर दाब पर गैस के आयतन पर दाब का प्रभाव तथा चार्ल्स के नियम से स्थिर दाब पर आयतन पर ताप के प्रभाव का अध्ययन कर चुके, अतः गैस के आयतन पर ताप एवं दाब के प्रभाव को संयुक्त रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इसे संयुक्त गैस नियम यानी कंबाइंड गैस लॉ भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 नियम हम संयुक्त करें, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगाड्रो का नियम। अतः आदर्श गैस समीकरण कहते हैं वह समीकरण जिसके द्वारा गैस के आयतन पर ताप व दाब का एक साथ प्रभाव बताया जा सकता है, आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। तो देखो आदर्श गैस समीकरण का गणितीय रूप में आ गया हूं मैं, मैथमेटिकल फॉर्म में। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, P प्रोपोर्शनली 1/V। ये कौन बताता, ये बायल कहता है। फिर अगला P प्रोपोर्शनली T, ये कौन बताता है, ये चार्ल्स बताता है। क्लियर। और अगला, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन नंबर ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब तीसरी इक्वेशन कौन सी आ गई, तो तीसरी इक्वेशन आ जाएगी आपकी गैलुसेक की इक्वेशन। क्लियर है। अब एवोगाड्रो की इक्वेशन। तो एवोगाड्रो में हमने क्या कहा था, देखो यहाँ बता देता हूं आपको। एवोगाड्रो में हमने क्या पढ़ा था, एवोगाड्रो दे रखा, तो यहाँ पढ़ा था हमने V प्रोपोर्शनली N। क्या लिखा था, V प्रोपोर्शनली N। तो मैं वही आपको ले चलता हूं वापस आदर्श गैस का अगर मैं, ठीक है ना। तो V प्रोपोर्शनली N पर आ रहा हूं मैं, तो एक लिख रहा हूं मैं यहां पर V प्रोपोर्शनली N समानुपाती। तो पहला तो हो गया P प्रोपोर्शनली 1/V, ठीक है, ये बायल का नियम हो गया। दूसरा ये चार्ल्स का नियम हो गया, और तीसरा ये एवोगाड्रो का नियम हो गया। हमारे पास 3 नियम हो गए। क्लियर है। अब आप देखोगे यहां पर, तो आप देखोगे सर यहां पर क्या है, सर P है, ठीक है, किसके समानुपाती, 1/V के, ठीक है, और ये V प्रोपोर्शनली किसके, L के। तो हम इन तीनों समीकरण को संयुक्त कर देते हैं। तो समीकरण 1, 2, 3 को संयुक्त करने पर तो हम क्या लिख सकते हैं कि सर क्या लिखें, P प्रोपोर्शनली, बिल्कुल लिख दिया। क्या है, तो सर हमारे पास में 1/V इनटू T है। क्लियर है। और V प्रोपोर्शनली क्या है, N दिया हुआ है। आ रहा समझ में। तो हम जब आगे चलेंगे तो इसको लिख सकता P V इक्वल टू, सॉरी हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन लोग को, यहां मैं लिख रहा हूं P V प्रोपोर्शनली T लिखा मैंने, आगे समझना आपको। फिर आगे मैं लिख रहा हूं कि P V प्रोपोर्शनली हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, R T आ जाएगा। पर हम लोग जानते हैं कि V प्रोपोर्शनली क्या होता है, N, तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका nRT। और ये क्या कहलाती है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती, नोट कर लीजिएगा। तो आगे देखना यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ PV इक्वल टू RT, आदर्श गैस समीकरण है।
और हम यहाँ दिया n लगा दे तो PV इक्वल टू nRT को आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, याद रखिएगा। R के मान क्या होते हैं इसको जरूर याद रखना। R का मान लीटर वायुमंडल में, पहला नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, प्रश्न पूछ सकता है। R का मान किस में लिखना है? लीटर वायुमंडल में। 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। अतः इसकी वैल्यू यदि हम रखें तो R की वैल्यू ये नोट करके रख लीजिए, R की वैल्यू आप नोट करके रख लीजिए। मैं थोड़ा सा बोर्ड से हट रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि R की वैल्यू क्या होती है। फिर अगला, R का मान यदि अर्ग में लिखना है, अर्ग में लिखना है, पहले क्या था लीटर वायुमंडल में, अर्ग में लिखना है तो R की वैल्यू अर्ग में क्या होगी? तो देखना विद्यार्थियों, R की वैल्यू अर्ग में ये रही 8.314, याद रखना क्या होती है ये वाली वैल्यू 8.314 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अगला, R की यूनिट एसआई पद्धति में जूल में, R का मान क्या में लिखना? जूल में, तो जूल की वैल्यू याद रखना ये जूल में होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। नेक्स्ट, R का मान कैलोरी में, तो 2.0 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। R की एसआई इकाई क्या है? तो R की एसआई इकाई होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। क्लियर? R को सर्वात्रिक गैस नियतांक भी बोलते हैं, ध्यान रखना R क्या है? सर्वात्रिक गैस नियतांक, जबकि K गैस नियतांक के, R 1 मोल गैस का गैस नियतांक है, तब K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नियतांक 1 अणु गैस के लिए हो। अतः R का मान समान तापक्रम व समान दाब पर सभी गैसों के लिए स्थिर होता है। अतः बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इक्वल टू R बाय N होता है, जबकि N क्या है? एवोगाड्रो नंबर है, और ये क्या होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। तो R कितनी सारी वैल्यू है इनको आप नोट कर लीजिए कि R की वैल्यू कुछ भी परीक्षा में आ जाए कि हमें इनमें से जवाब देना है कि भैया ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अब R की यूनिट आपको सबसे नीचे दिखाई दे रही क्या है? R की इकाई ऊर्जा मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, याद रखना ऊर्जा मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इसकी यूनिट होती है। चलो अब मैं आ गया हूं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। देखो, हम एक डाल्टन का आंशिक दाब का नियम जब हम कहते हैं तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम मैं आपको मेन थीम के पास ले चलता हूं। क्या कह रहा है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम? देखिएगा, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहता है, यहां देखना, यदि 2 या 2 से अधिक गैसों को जो परस्पर रासायनिक क्रिया नहीं करती है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है कि 2 या 2 से अधिक गैसें जब आपस में मिलाओगे तो उनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। तो समान तापक्रम और समान आयतन में मिश्रित किया जावे तो मिश्रण गैसों का कुल दाब पृथक पृथक गैसों के आंशिक दाबों के कुल योग के बराबर होगा। मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे पास में यदि, क्या कह रहे हैं इसमें कि हमारे पास में ऐसी 2 या 2 से अधिक आपने गैसें ले ली, मैंने कहा मैंने 3 गैसें ले ली, P1 P2 P3 3 गैसें ले ली, ठीक है। उन तीनों गैसों को आपस में कोई भी रिएक्शन नहीं, कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। तो समान तापक्रम और समान आयतन में, यानी उनका टेम्परेचर भी हमने कांस्टेंट कर दिया, समान कर दिया, और उनका आयतन भी समान कर दिया, में मिश्रित किया जाए, इनको मिला दिया जाए तो मिश्रण गैसों का कुल दाब, उस जो वॉल्यूम में रखी हुई ना उसमें कुल दाब पृथक पृथक गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट के बाद लिखा P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर होगा। मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता रहा हूँ, मैंने इसमें हाइड्रोजन ले लिया, क्लियर, इसका मैंने प्रेशर 2.9 atm मान लिया, इसमें हीलियम ले लिया, इसका प्रेशर 7.2 atm मान लिया, इसमें मैंने इन दोनों को जब ऐड करते तो P टोटल कितना हो जाएगा? तो सर 7.2 2.9 को यदि आप कंबाइन कर दोगे तो 10.1 हो जाएगा। आगे समझ में? तो यदि किसी पात्र में हमने अलग गैस दी तो उसका प्रेशर अलग है, फिर अलग का प्रेशर अलग है, और दोनों को मिला देंगे तो उन दोनों का जो दाब है या प्रेशर वो कंबाइन हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहते हैं। अब रिमेंबर, याद रखिएगा, डाल्टन का आंशिक दाब केवल अक्रियाशील गैसों के मिश्रण के लिए लागू होता है, ठीक है ना। ऐसी गैसें जो आपस में रिएक्शन नहीं करती उनके ऊपर ही एप्लीकेबल है। NH3 और HCl जैसी गैसों के लिए लागू नहीं होता है क्योंकि ये आपस में क्रिया कर अमोनियम क्लोराइड बना लेती हैं, जिससे अणुओं की संख्या कम हो जाती है, जिससे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होता है। तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहाँ लागू होता है? तो ऐसी गैसों पर लागू होता है जिनमें आपस में कोई भी रिएक्शन नहीं होती हो। अब अगला एक और नियम आता है ग्राम का विसरण नियम, ये भी याद रखिएगा। 2 या 2 से अधिक गैसों को आपस में स्वतः मिश्रित होने की प्रक्रिया को गैसों का विसरण कहते हैं, ठीक है। यह बिना किसी बाह्य प्रक्रम के सहायता से होता है।
थॉमस ग्राम ने स्थिर ताप पर गैसों के विसरण की दर का अध्ययन किया तथा अपने प्रयोगों के आधार पर सन 1831 में एक नियम दिया जिसे ग्राम का विसरण नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार ताप क्रम और दाब की समान परिस्थितियों में किसी गैस के विसरण की दर इसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए और इस फार्मूले को याद कर लीजिए। विसरण की दर R प्रोपोर्शनली रूट 1/d। यहाँ d गैसों का वाष्प घनत्व है, अतः स्थिर ताप व दाब पर d इक्वल टू आणविक द्रव्यमान बटा 2 हो जाएगा। यदि ताप और दाब की समान परिस्थितियों में R1 व R2 दो गैस है तो A व B विसरण की हमारी दर हो जाएगी तथा D1 व D2 इनकी डेंसिटी यानी घनत्व हो जाएगा। अतः ग्राम के विसरण के नियम के अनुसार R1/R2 इक्वल टू रूट D1/D2/D1 हो जाएगा। अब डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। आदर्श गैसों के मिश्रण में डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के मुताबिक कुल दाब सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। नोट कर लीजिएगा पॉइंट को। डाल्टन के आंशिक दाब की कुछ जरूरी बातें। इस नियम को जॉन डाल्टन ने 1801 में दिया। यह नियम आदर्श गैसों से जुड़ा हुआ है। इस नियम का इस्तेमाल गैसों के मिश्रण में किसी गैस का आंशिक दाब निकालने के लिए किया जाता है। आंशिक दाब किसी गैस द्वारा लगाए जाने वाले दबाव को कहते हैं। अगर किसी गैस का मोल अनुपात और कुल दाब पता है तो उसका आंशिक दाब निकाला जा सकता है। अगर किसी गैस के आंशिक दाब और कुल दाब पता है तो उस गैस के मोल की गणना की जा सकती है। अगर घटकों के आंशिक दाब पता है तो कुल दाब निकाला जा सकता है। डाल्टन का नियम वास्तविक गैसों द्वारा सख्ती से नहीं माना जाता, मतलब वास्तविक गैसों पे पालन नहीं करता। तो किस पे लागू होता है? आदर्श गैसों पे। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का फार्मूला P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है। इसमें P क्या है? कुल दाब हो जाएगा जो आंशिक दाब होता है। अब पहला प्रश्न देखना एमसीक्यू में। आदर्श गैस समीकरण संयोग है तो किसका संयोग है? तो हमने यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगैड्रो के नियम का संयोजन है। तो पहले प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है ना। चलो अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया, गैसों द्वारा लगाया गया दबाव को दर्शाने वाला व्यंजक क्या है? तो दर्शाने वाला व्यंजक क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा nRT/V। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति यानी nRT/V गैसों के आंशिक दबाव कहा जाता है। तो बिल्कुल दिस स्टेटमेंट इज ए ट्रू यानी कि सत्य है। अगला प्रश्न डाल्टन के आंशिक दबाव के नियम के अनुसार आदर्श गैसों के मिश्रण का कुल दबाव बराबर होता है तो आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है। पांचवा प्रश्न, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होता है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण पर लागू नहीं होता है। तो इसका नोट याद रखिएगा। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम उन गैसों पर लागू नहीं होता है जो रासायनिक रूप से क्या हो, जो रासायनिक रूप से अभिक्रिया करती हो तथा अभिकारकों की अपेक्षा भिन्न संख्या में उत्पाद बनाती है। इस नियम का पालन करने वाली कुछ गैसों का मिश्रण दिया हुआ है। SO2 प्लस Cl2, CO प्लस Cl2, NO प्लस O2, NH3 प्लस Cl तथा H2 प्लस Cl2। क्लियर है? तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम उन गैसों पर लागू नहीं होता है जो रासायनिक रूप से अभिक्रिया करती हों। ठीक है ना। तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं हुआ किस पे? H2 और Cl2 पर लागू नहीं होता है। तो इस नियम को न पालन करने वाली तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कौन पालन नहीं करेगी? तो SO2 Cl2 का मिश्रण पालन नहीं करेगा, CO प्लस Cl2 का मिश्रण पालन नहीं करेगा, NO प्लस O2 का मिश्रण पालन नहीं करेगा, NH3 प्लस Cl का मिश्रण पालन नहीं करेगा, H2 प्लस Cl2 का मिश्रण पालन नहीं करेगा। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो यहाँ पर जो तीन संबंधी ABC तीनों संबंध है क्योंकि तीनों डाल्टन के आंशिक दाब से रिलेटेड है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, मिश्रण का गैस स्थिरांक घटकों के स्थिरांकों का क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा भारित माध्यम यानी वेटेड मीन्स हो जाएगा, है ना। 8वां, कमरे के तापक्रम पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस मिश्रण डाल्टन के आंशिक दबाव के नियम का पालन करता है? तो CO प्लस CO2, क्योंकि CO प्लस CO2 आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं तो 1, 2, 3 ये तीनों पालन नहीं करते हैं, A, C और D पालन नहीं करते। 9वां, स्थिर ताप पर एक बंद कंटेनर में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की बराबर मात्रा होती है। दोनों गैसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा समान होगी? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर क्या होगी? A व B दोनों। डी ऑप्शन हो जाएगा A व B दोनों, आंशिक दबाव और औसत गतिज ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 10, मिश्रण के कुल वाष्प दाब में विभाजित गैसीय घटकों का आंशिक दबाव निम्नलिखित में से किस विकल्प के बराबर होता है? तो घटक के मोल अंश के बराबर होता है।
तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।